हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस एक्सरसाइज में आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। तो पहले इसकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और ये किन के बराबर होती है? ये एक मंत्र से हमको पता चलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह आप इसको लिख लोगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और ये जो कॉट, सेक, कोसेक होते हैं ये इनके उल्टे होते हैं, यानी कि इनवर्स होते हैं। तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये टेबल की आपको हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, ये आपने लर्न कर लेना है। दूसरा, इसके अंदर जो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज होगा। एक बार वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ना 90 एंगल के सामने, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो जमीन पे टिकी होती है इसे हम बेस बोलते हैं, और यहाँ पे जो खड़ी होती है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी होती है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ये बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होती है तो बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका मेरे को अंडर रूट करना होता है। ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे अंडर रूट में आ जाता है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट ट्राइंगल की, तो उस केस में आपको यहाँ पे बीच में प्लस लगाना होता है। ये जो दोनों साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम और इसका अंडर रूट। अगर आपको किसी केस में इन दो छोटी साइड में से कोई सी एक साइड अननोन हो और वो निकालनी हो, तो उस केस में जैसे कि P निकालना है तो फिर अंडर रूट में ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, इसमें से हम वो जो छोटी वाली साइड एक हमें गिवन होगी उसका स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। अगर बेस निकालना है तो उस केस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने क्लास 8 से बातें सीख रखी हैं। दूसरा, एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो ये कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, यहाँ तो मैंने बोला जो ज़मीन पे टिका होता है वो बेस होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, हमारा एंगल जहाँ पे लिखा होता है यानी जिस एंगल की हमने रेशियो फाइंड करनी होती है उससे जुड़ी हुई जो छोटी वाली साइड होती है ना वो बेस होती है। लेट सपोज ये ट्राइंगल है और इसमें मेरे को वैल्यू निकालनी हो अगर साइन थीटा की, तो साइन थीटा की निकालने के लिए ये जो साइड है ना इसे बेस माना जाएगा, और इससे जो दूसरी वाली साइड है जो 90 का एंगल बनाती है ये परपेंडिकुलर मानी जाएगी। और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहेगी। और इन केस अगर आपका थीटा यहाँ पे है तो फिर इससे जुड़ी वाली जो साइड है ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 बातें बताई, ये तीनों इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। एक तो ये मंत्र यूज होगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज होगी, और ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे जो एंगल की हमसे रेशियो पूछी होगी उस एंगल से जुड़ने वाली जो साइड होगी छोटी वाली जो 90 का एंगल बनाती है उसे बेस कंसिडर किया जाता है, भले ही वो ऐसे ऊपर की तरफ क्यों ना खड़ी हो। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। एक राइट ट्राइंगल है उसका नाम है ABC और उसके अंदर B यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो मैंने राइट ट्राइंगल बना लिया और यहाँ पे B पर राइट एंगल है। अब A और C को मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ABC मैंने ऐसे लिख लिया। AB इज इक्वल टू 24। जो AB है ये है 24 सेंटीमीटर की, जो BC है ये है 7 सेंटीमीटर की। तो डिटरमाइन नंबर 1 में साइन A और कॉस A ये बताना है आपने, नंबर 2 में साइन C और कॉस C ये बताना है आपने। अब इस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड तो मेरे को पता है, मेरे को तीसरी साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ये जो AC साइड है ये मैं फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ AC हो जाएगी अंडर रूट में ये जो बाकी की जो 2 छोटी साइड्स हैं इनका स्क्वायर का सम। तो ये हो जाएगी, हम डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं या एक बार मैं ऐसे फिगर में लिख देता हूँ, AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं, AB है यहाँ पे 24, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा
BC है यहाँ पे 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, 576। ना पता हो तो रफ में मल्टीप्लाई कर लेना 24 को 24 से, 7 7 49 होता है। अब इन दोनों का सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 625। 625 का स्क्वायर रूट वैसे पता होता है बच्चों को, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। तो ये आता है 25। तो AC की वैल्यू हम डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आ गया है यहाँ पे 25। अब ध्यान देना है, फर्स्ट केस के अंदर मेरे को साइन A और कॉस A निकालना है। तो मैं पहले A के लिए ना बेस और परपेंडिकुलर अलग से लिख लूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा कि फॉर A के लिए यहां मैंने ये निशान लगाया, तो इससे जो जुड़ी हुई साइड है ना ये बेस होगी, तो B फॉर बेस ये होगी यहाँ पे 24, और फिर जो परपेंडिकुलर है वो होगी इससे दूसरी वाली साइड जो 90 का एंगल बना रही है, ये परपेंडिकुलर होगा 7। तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए मैं ये यूज करूंगा। अब मेरे को A एंगल के लिए ये दो रेशियोज फाइंड करनी है, साइन A और कॉस A। तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन A बराबर, और फिर लिखता हूँ कॉस A बराबर। अब मेरे को इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। जब आप इसे बार बार करोगे तो आप ये लर्न आपको ये हो जाएगा, ना भी हो तो फटाफट रफ में ऐसे साइड में लिख लिया करो क्वेश्चन करने से पहले। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे साइन A, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये मैं लिख लूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिख लेंगे हम बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब ये जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ से देख लेंगे, और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होता ही नहीं है, वो 25 ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7, परपेंडिकुलर 7 हो गया और हाइपोटेन्यूज 25 हो गया। इसी तरह से कॉस के लिए जब करेंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे कितना है, बेस है 24, ये 24 हो गया है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, ये 25 है। तो हम डायरेक्ट जो है ना इस तरह भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे जो है ना, क्योंकि ये लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे cm भी लिखूंगा, समझना बात को, तो ये तो कट ही जाएगी ना। तो ये फॉर्मेलिटी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ यूनिट तो सेम ही होंगी ट्राइंगल की साइड में। तो हम डायरेक्ट जो है ना सिर्फ नंबर लिख देंगे, रेशियो के लिए हमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने A के लिए काम कर दिया है। A के लिए मैंने साइन A भी निकाल दिया और कॉस A भी निकाल दिया। अब बात करेंगे हम एंगल C के लिए। तो देखिए C के लिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये C है, C से टच यहाँ पे कौन सी साइड है जो 90 का एंगल बना रही है, वो है 7। तो अब C के लिए जब लिखेंगे तो हम ऐसे करके लिखेंगे कि फॉर C के लिए B फॉर बेस हो जाएगा 7, और जो दूसरी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस के अंदर 24। अब साइन C और कॉस C लिख लेते हैं। साइन C इज इक्वल टू, फिर कॉस C इज इक्वल टू, अब टेबल में देख लेते हैं ये किसके बराबर होती है, साइन P अपॉन H होता है, तो ये बराबर होगा P अपॉन में H। कॉस होता है B अपॉन H, तो यहाँ होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं ऊपर से, परपेंडिकुलर केस में 24, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, ये 25 हो गया। बेस यहाँ पे फिर इसके लिए कॉस C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यहाँ पे 7 और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 25। तो इस पहले ही क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। जितनी भी तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना शुरू में, उन सब का इसके अंदर रिवीजन हो गया है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज कर ली, ये आप समझ गए कि किस केस के अंदर बेस बनता है। जिस एंगल की बात करते हैं वो बेस कंसिडर किया जाता है, और उससे जो दूसरी साइड होती है वो परपेंडिकुलर कंसिडर की जाती है। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज ही नहीं होता है। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13, ये बुक में फिगर दे रखी है 8.13, फाइंड tan p माइनस कॉट r। आपने tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फिगर पे पहले फोकस कीजिए, यहाँ पे राइट ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, इसमें ये दो साइड्स दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तीसरी साइड इसके अंदर अननोन है। सबसे पहले हमें अननोन साइड ही फाइंड करनी होती है ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पे जो QR है ये बराबर हो जाएगी, इस केस में जो QR है ये छोटी वाली साइड है, तो ये बराबर होगी अंडर रूट में
जो सबसे लंबी साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज है, उसका जो स्क्वायर है इसमें से माइनस हो जाएगी ये जो दूसरी वाली साइड है जो 90 का एंगल बना रही है। तो यहाँ ये 12 का स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, इनका डिफरेंस होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। बिल्कुल सिंपल से निकल गया, यानी ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर की है। अब हम अपना काम करते हैं, यहाँ पे मेरे को P और R दोनों एंगलों के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं एंगल P के लिए लिखता हूँ, तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर P के लिए जो बेस है वो हो जाएगा जो P एंगल से साइड टच हो रही है 90 एंगल बनाने वाली, ये है 12, तो यहाँ ये 12 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर फिर दूसरी साइड हो जाएगी जो यहाँ पे 5 है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 5। ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हमें P के लिए सिर्फ tan P निकालना है, तो इसका हम tan P निकाल देते हैं, tan P। अब tan की रेशियो किसके बराबर होती है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो यहाँ हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 5 है और बेस की वैल्यू है यहाँ पर 12। ये हो गया। इसके बाद तो यहाँ तक की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है tan P की। मेरे को इसमें से cot R माइनस करना है, तो मेरे को cot R की भी वैल्यू फिर पता होनी चाहिए, तो अब cot R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर R, अब R के लिए हम बेस और परपेंडिकुलर लिखेंगे। देखिए R यहाँ पे है एंगल, तो इससे ये जो साइड टच है ये बेस होगी, तो इस केस में जो बेस हो जाएगा ये होगा 5 सेंटीमीटर, हम सिर्फ 5 लिख देते हैं। और परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा ये वाली चीज़ जो कि 12 है, ये 12 हो गया। अब कॉट का निकालना है, तो कॉट R, कॉट की रेशियो यहाँ देखिए नीचे कॉट लिख रहा है, यानी नीचे से पढ़ेंगे इसको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस है यहाँ पे 5 और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 12। दोनों वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू डाल देते हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है tan P माइनस cot R। तो tan P की वैल्यू है 5/12, इसके नीचे हम 5/12 लिखेंगे, ये माइनस हो गया। cot R की वैल्यू भी 5/12 ही आई है, यहाँ हम 5/12 लिखेंगे। अब सेम वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट के इसका आंसर आ जाएगा 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, अगर साइन A 3/4 के बराबर है तो फिर कैलकुलेट cos A एंड tan A, फिर आपको cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई यहाँ पे फिगर नहीं दे रखी है, तो आप फिगर राइट ट्रायंगल की खुद से बनाओगे। ये हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं और इस राइट ट्रायंगल के अंदर एक एंगल A है, वो जो एंगल A होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या तो यहाँ लिख सकते हो या फिर आप यहाँ लिख सकते हो। आप राइट ट्रायंगल पे कभी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ राइट ट्रायंगल पे जो एंगल होता है ना उसकी कभी कोई रेशियो हमने फाइंड नहीं करनी होती है। तो मैं यहाँ A लिख लेता हूँ और इन दो वर्टेक्स का नाम B और मैं C डाल देता हूँ अपने पास से। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। साइन A बराबर 3/4 है, मैं लिखता हूँ साइन A इज इक्वल टू 3/4। अब साइन A 3/4 है, ट्राइंगल में कौन साइड कितनी हमें तो नहीं है पता, लेकिन वो इस रेशियो से पता चल जाएगा। हमें ये तो पता है ना कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ साइन की जगह पे मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ। और फिर इज इक्वल टू में मैं जब यहाँ 3/4 लिखूंगा तो मैं कंपेयर करने पर देख पा रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो तो 3 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 है। बस यहीं से उठा के हम यहाँ ट्राइंगल में वैल्यूज फिल कर देंगे। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज 4 है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि ये तो है 4 और परपेंडिकुलर 3 है। अब देखिए परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एंगल A की बात चल रही है, तो ये तो बेस होगा, यानी कि दूसरी वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, तो ये 3 के बराबर होगा। ऐसे समझ के बड़े ध्यान से फिल करना है आपको कि परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, तो परपेंडिकुलर हम इन दो साइड में से किसे लेंगे, उसे लेंगे
जो एंगल की यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे ए एंगल की बात चल रही है ना, तो ए से जो साइड टच है ये तो बेस होगी, तो इसका मतलब है जो दूसरी होगी वो पी फॉर परपेंडिकुलर होगी, तो यहां हम 3 लिखेंगे। अब इस राइट ट्राइंगल के अंदर मेरे को 2 साइड पता है, एक 4 है और एक यहाँ पे छोटी वाली साइड 3 है। ये जो तीसरी साइड है ये मेरे को पता नहीं है, सबसे पहले मैं ये तीसरी साइड फाइंड कर लेता हूँ। तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी जो है एक छोटी साइड है जो 90 का एंगल बना रही है, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि जो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैं यहाँ नेमिंग नहीं लिख रहा हूँ, अब आप सीख गए होंगे, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर लिखेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि फिगर आपने बना दी है, 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ये होगा। सॉल्व करते हैं, 4 4 जार 16 हो गया, 3 3 जार 9 हो गया, अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 9 ये 7 आ गया, तो ये √7 आ गया है। ए बी की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं √7। इतना काम कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब जो हमने फाइंड करना है उन्हें लिख लेते हैं। यहाँ हमें cos A फाइंड करना है और tan A फाइंड करना है, तो एंगल दोनों के लिए A ही है, मेरे को C पे तो ध्यान देना ही नहीं है, तो मैं लिखता हूँ cos A। cos A होता है, फिर लिख देते हैं हम tan A। पहले मैं दोनों को ऐसे लिख देता हूँ। अब cos की रेशियो होती है B/H, तो यहाँ हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए A के लिए जब A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये तो बेस हो गया और ये P फॉर परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस की जगह लिखेंगे हम √7 और हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे 4। और tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ परपेंडिकुलर है 3 और B फॉर बेस, बेस है √7, ये √7 है। ये इसके 2 आंसर्स हो गए, बस यहीं तक का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। आपने sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये चीज यहाँ पे गिवन है। तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो इस 15 को उठा के मैं 8 के नीचे ले जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो यहीं से सॉल्यूशन की शुरुआत होगी। 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो गया, तो सिर्फ cot A कितना हो जाएगा, यहाँ 8 है और जो मल्टीप्लाई में यहाँ 15 लिखा है दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ये इक्वेशन का रूल होता है। अब cot A, cot की रेशियो कितनी होती है, ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर जब डालेंगे और इज इक्वल टू में 8/15 लिखेंगे, तो यहाँ से हम कंपेयर करने पर समझ पा रहे हैं कि जिस ट्राइंगल की यहाँ बात हो रही है वहाँ बेस तो है 8 और परपेंडिकुलर है 15। अब ट्राइंगल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो ट्राइंगल बना लेते हैं और इस ट्राइंगल के अंदर हमको एक एंगल A चाहिए, तो A मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, यहाँ चाहे यहाँ लिख सकता हूँ, तो मैं यहीं लिख लेता हूँ A हो गया, यहाँ पे रैंडमली मैं B और यहाँ पे मैं C डाल देता हूँ। अब इस ट्राइंगल के अंदर एंगल A के अकॉर्डिंग A पे मैं निशान डालता हूँ, ये मेरा सबसे मेन चीज़ है, इस पर मेरे को फोकस रखना है। A के हिसाब से इससे साइड टच होने वाली ये तो है बेस, तो यानी बेस यहाँ पे कितना है 8 है, तो ये चीज़ 8 के बराबर है। और परपेंडिकुलर फिर इससे दूसरी वाली साइड होगी ये वाली, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाता है 15। अब इस केस में मेरे को हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, सबसे पहले मैं यही फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब मैं AC फाइंड करूँगा, AC इज इक्वल टू, तो अंडर रूट में ये जो दोनों साइड्स हैं इनका स्क्वायर का सम होगा। अब मैं थोड़ा सा नेमिंग लिख के दिखा देता हूँ, अगर ये आप ये नेमिंग लिख दोगे तो बहुत अच्छी ही बात है। तो ये BC अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, AB की वैल्यू है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और BC की वैल्यू है यहाँ पर 15, तो 15 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर 8 8 जार होता है 64, 15 का स्क्वायर आपको पता होगा 225 होता है। ये इतने मशहूर नंबर है कि 20 तक के स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट से तो सबको पता होते हैं, ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लोगे। अब अंडर रूट में इनका सम करते हैं, इनका सम करेंगे तो ये होता है 289। अब 289 स्क्वायर रूट होता है 17 का, ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पे
डिवीज़न मेथड से करके ही दिखा देता हूँ। 289 हो गया, पीछे से 2 2 का पेयर बनता है। यहाँ अगर अकेला नंबर रह गया तो इस अकेले को ही पेयर माना जाता है। अब यहाँ 2 2 जार 4 तो बड़ा हो जाएगा, 1 1 जार 1 आ गया, 1 में 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। इधर में ये जो नंबर यहाँ आता है इसके वंस में वही जोड़ना होता है। जैसे यहाँ 1 है तो ये तो खुद वंस प्लेस पे ही है ना, तो इसमें 1 ही जोड़ना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर मेरे को एक सेम नंबर चाहिए होता है, इस तरह से आ जाए वो नंबर, ताकि फिर यहाँ पे ये 189 बन जाए। यहाँ पे डिवाइड की तरह पूरा सेट उतरता है। तो 9 यहाँ पे कब आएगा? 9 आ सकता है या तो कोई नंबर पीछे 3 और 3 हो, या फिर कोई नंबर 7 और 7 हो। तो 3 से करेंगे तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, अपने आप ही अंदाज़ा हो जाता है। 23 3 जार तो समथिंग 60 69 आएगा, यानी 7 पे हम ट्राई कर सकते हैं। तो 27 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 189 आ जाता है। आपने 8th क्लास में किया है ना ये खूब सारे क्वेश्चंस, बस हर जगह पे काम आएंगे ये डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट, एलसीएम, ये तो हर जगह पे काम आने हैं। तो AC की वैल्यू आ गई है 17। अब फिगर में हमें तीनों साइड पता है, अब जो हमसे पूछेगा वही हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ A और A दोनों केस में एक ही बात चल रही है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे फॉर A के लिए जो B फॉर बेस है वो A से टच होने वाली साइड है, जो कि है यहाँ पर 8, और फिर दूसरी साइड होगी परपेंडिकुलर, यानी जो P है ये होगा यहाँ पे 15। अब इन दोनों रेशियोज को लिखते हैं। तो साइन A निकालना है और इसके बाद मेरे को निकालना है सेक A। अब आप अपने टेबल को देख सकते हो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 15 और हाइपोटेन्यूज तो हम फिगर में से ही देखते हैं 17। यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 17 और B फॉर बेस है यहाँ पर 8। तो ये दो वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं। साइन A है 15/17 और सेक A है 17/8, यही इसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा 13/12 के बराबर है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे सेक थीटा दे रखा है, यानी ये जो सेक है इसकी वैल्यू हमें पता है और बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो टोटल तो 6 होती है ना, यानी इसको छोड़ के बाकी की जो 5 होंगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक, ये हमने फाइंड करनी है। चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने बना लिया ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो थीटा आपको दे रखा है ना, इसमें कोई ABCD ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, यानी कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ है। तो इस ट्राइंगल में नेम हम अपने पास से डाल देते हैं, A, B और ये C हो गया। ये वैसे हमारे किसी काम के नहीं आएंगे जब हम रेशियोज लिखेंगे। ये जो थीटा है ये काम आएगा। अब ये जो थीटा है ना, ये मेरी मर्जी है, मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ A की जगह, या फिर मैं यहाँ C की जगह भी डाल सकता हूँ। तो मैं C की जगह पे थीटा को डाल देता हूँ, फोकस मेरा रहेगा थीटा पे। अब थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बेस होगा वो होगा BC और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा AB और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज सेम रहता है। अब सेक थीटा 13/12 दे रखा है, तो सेक थीटा यहीं से हम शुरुआत करेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। पीछे हमने ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए ना, तो सेक जो होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो इस चीज को हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस इज इक्वल टू ये 13/12 के बराबर है। अब इनको फिगर में डालते हैं। देखिए थीटा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये जो चीज़ है ये B फॉर बेस होगी, तो यहाँ जो बेस आ रहा है वो है 12 और फिर हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये जो साइड आ रही है ये है यहाँ पे 13। तो इस फिगर के अंदर मेरे को AB पता नहीं है, सबसे पहले हम AB फाइंड कर लेते हैं। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि AB एक छोटी साइड है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये जो दूसरी साइड है इसका स्क्वायर माइनस होगा, यानी AC के होल स्क्वायर में से माइनस होगा BC का स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं,
AC की वैल्यू है 13 तो 13 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस BC है 12 तो 12 का होल स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 169 और 144 का डिफरेंस 25 होता है, अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इस फिगर के अंदर मेरे को ये वाली साइड ये भी पता चल गई कि ये 5 है, सब पता चल गया। अब मेरे को बाकी की जो 5 रेशियोज है वो फाइंड करनी है, तो पहले मैं उनको लिख लेता हूँ। साइन कॉस टेन, साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है। साइन कॉस टेन कॉट, फिर यहाँ से शुरू करेंगे साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कोसेक, कॉट थीटा फाइंड करना है। और सेक तो हमें दे ही रखा है तो ये क्या फाइंड करेंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ, आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा, फिर ये कोसेक थीटा फाइंड करना है। अब थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ बेस होगा 12, मैं वो भी लिख लेता हूँ कि फॉर थीटा जो बी फॉर बेस है ये हो जाएगा 12 और जो पी फॉर परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा 5। अब इनकी रेशियोज जो है हम इस टेबल से देख सकते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां हम लिखेंगे P अपॉन में H। और कॉस होता है, पहले मैं यही लिख लेता हूं फिर वैल्यू देखकर लिखना आसान हो जाएगा। कॉस B अपॉन H, तो ये B अपॉन में H हो गया। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो गया। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो ये H अपॉन में B हो गया। और कोसेक होता है H अपॉन में P, यानी H अपॉन P, ये हो गया। अब इनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमको। तो P अपॉन H परपेंडिकुलर है यहाँ पे 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो 5 अपॉन में 13, ये रेशियो आ गई है साइन थीटा की 5 अपॉन में 13। कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। फिर है 10 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। फिर कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5। फिर है सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है 12। देखिए ये क्वेश्चन में भी तो आपके तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं ना हम, तो ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया आपको चेक दिखाने के लिए। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 13 और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 5। ये इसकी बाकी की जो 5 रेशियोज हैं इनकी वैल्यू आ गई है, यही इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अगर एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं और वो इस तरह से है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो फिर शो कीजिए कि ये दोनों एंगल ए और बी ये बराबर है। इसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए और एंगल बी को हम एक्यूट एंगल दिखाएंगे। तो ये एक राइट ट्राइंगल मैंने बनाया, यहाँ पे जो एंगल ए है ये एक्यूट एंगल है और जो एंगल बी एक्यूट एंगल ये वाला है। क्योंकि ये तो 90 डिग्री का होगा तो बाकी के ये जो दो एंगल्स हैं ये ऑफ कोर्स एक्यूट एंगल ही होंगे। इसका नाम हम यहाँ पे सी रख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अब यहाँ पे हमको दे रखा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो लिखते हैं इस बात को, कॉस ए बराबर है कॉस बी के। अब कॉस की जो रेशियो होती है ये होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ भी मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने इनकी रेशियो लिखी है सिर्फ यहाँ पे। अब यहाँ पे ए के और बी के अकॉर्डिंग इनकी बेस और हाइपोटेन्यूज हमने लिखनी है। देखिए जब ए के लिए हम लिखेंगे तो ए एंगल के लिए जो बेस है वो AC हो जाएगा, तो यहाँ AC बेस होगा और हाइपोटेन्यूज तो ऑफ कोर्स 90 के सामने सबसे बड़ी वाली साइड ही होती है, तो वो तो AB ही होगी। इसी तरह से
जब एंगल बी को कंसिडर करेंगे हम, तो जो बी से टच वाली साइड है ये बेस होगी, तो यहाँ बेस की जगह पे हम बी सी लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए बी होगी। इन्हें मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, बेस हाइपो, इस तरह से। ठीक है, अब इस इक्वेशन पर आप फोकस कीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना दोनों में सेम वैल्यू लिखी हुई है, ए बी और ए बी दोनों तरफ बीच में इक्वल टू है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे को रिजल्ट मिला ए सी इज इक्वल टू बी सी। इस रिजल्ट को ट्राइंगल में देखिए, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये वाली जो साइड है ये इस साइड के बराबर है। अब किसी ट्राइंगल में जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी ए सी के सामने एंगल क्या है, बी, तो जो एंगल बी है और बी सी के सामने एंगल कौन है, ए, एंगल ए, ये बराबर होंगे। ये तो आपने 7th क्लास में भी थ्योरम कर रखी है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसे हम रीजन को लिखेंगे भी यहाँ पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब यही तो आपको यहाँ पे शो भी करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, वो हमने दिखा दिया यहाँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे ये शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड में cot स्क्वायर थीटा। यहाँ cot थीटा 7/8 के हमें दिया हुआ है, हमें नंबर 1 और नंबर 2 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। ये है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब जो कॉट की रेशियो होती है ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 7/8। यहाँ से कंपेयर जब करते हैं तो बेस 7 हो गया और परपेंडिकुलर हो गया है 8। अब एक ट्राइंगल तैयार करते हैं। ट्राइंगल हम तैयार करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इसका कोई एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, लेट्स सपोज। ट्राइंगल का नेमिंग कर लेते हैं, ए, ये बी, यहाँ पे राइट एंगल, और यहाँ पे ये सी हो गया। अब क्योंकि मैंने थीटा यहाँ पे लिया है तो इससे जो जुड़ी वाली साइड है ये बेस होगी, तो इसे मैं यहाँ पे 7 मार्क कर देता हूँ इसकी वैल्यू, और जो दूसरी वाली है ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये यहाँ पर होगी 8 यूनिट के बराबर। अब ट्राइंगल में ए सी मेरे को अननोन है, तो पहले मैं ए सी फाइंड कर लेता हूँ। ए सी बराबर, ए सी हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, तो बाकी की दोनों साइड का स्क्वायर और उनका सम अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर और इसका अंडर रूट। वैल्यू लगाते हैं, ए बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, बराबर 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64, 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49 हो गया। इनका सम करते हैं तो 6 और 4 10, और फिर 10 110 और 3 13, अंडर रूट में 113 आ जाएगा। ये वैल्यू जो है 113 अंडर रूट में आ जाएगी, और अंडर रूट 13 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो होता नहीं है, स्क्वायर रूट तो आता नहीं है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब जो हमें फाइंड करना है उनमें फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको ज़रूरत पड़ रही है साइन की और यहाँ पे कॉस की, तो साइन और कॉस की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ अलग से, यहाँ निकाल लेता हूँ। साइन थीटा, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए इसके अंदर टेबल में साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मुझे यहाँ कॉस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कॉस थीटा भी यहीं पे निकाल लेता हूँ। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया। सेकंड पार्ट में मेरे को कॉट की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी मैं यहाँ पे निकाल ही लेता हूँ। जो जो चीज़ की मेरे को क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है पहले मैं वो सारी रेशियोज निकाल लेता हूँ। कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब आते हैं यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बेस क्या होगा 7, यहाँ लिख लेते हैं बेस होगा 7 और परपेंडिकुलर होगा 8। ऐसे करने से जो ना गलती होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप प्रॉपर से वैल्यू को देख सकते हो। हाइपोटेन्यूज के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यहाँ पे सेम ही रहता है।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 8 अपॉन में अंडर रूट 113, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 7 अपॉन में अंडर रूट 113, कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यू मैंने निकाल लिए। अब अपने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पार्ट 1 में हमें ये इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो देखता हूँ कि ऊपर ये जो दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं ना, ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे यहाँ पे 1 काम करेगा, b की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा काम करेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने इसमें चेंज कर लिया। सेम यही काम यहाँ भी हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ a का काम 1 करेगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस में b का काम यहाँ पे कॉस कर रहा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन थीटा की और कॉस थीटा की जो वैल्यूज है जो मैंने पीछे निकाली है उनको हम इस एक्सप्रेशन में फिल करेंगे। तो यहाँ देखिए इसके बाद का ये स्टेप है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 8 बाय अंडर रूट 113 और क्योंकि यहाँ रेशियो के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी ना उस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो वैल्यू है 8 अंडर रूट 113 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा है तो मैं इसे डिवाइड में ना करके ना, ऐसे अपॉन ना करके मैं इसे डिवाइड की फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन में अंडर रूट 113 और इसका भी होल स्क्वायर। अब इस पे फोकस रखना है, सारा इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ के बाद फिर स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, ये 1 हो गया, ये माइनस हो गया, 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64 हो गया और 113 रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा यानी कि 113 आ जाएगा। फिर आगे ये डिवाइड है, सेम यहाँ भी ऐसा ही हो गया, 1 हो गया, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, यहाँ 113 का रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से तो ये 113 हो जाएगा। इस तरफ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 113, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ऊपर आ गया, माइनस यहाँ 64 एज इट इज़। सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 113, इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आ गया और माइनस 49 एज इट इज़ आ गया। इस तरफ 113 में से 64 माइनस करेंगे, कर लेते हैं यहाँ पे 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गया तो 9 आया, यहाँ 0 और ये 110 में से 6 गया तो 4 आया। इधर आ गया है 49 अपॉन में 113 डिवाइडेड बाय, इस तरफ 113 में से 113 में से 49 माइनस करेंगे तो ये तो हमें यहीं से पता चल जाएगा, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 64 अपॉन में 113। अब क्योंकि मैंने इनको इस तरह से किया है और यहाँ पे दो टर्म है तो बेटर है कि आप इनको ना ऐसे ब्रैकेट में लेना जब तक ये सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना बन जाए, तो इस तरह से आप ब्रैकेट में रखना इसको। अब यहाँ आके फ्रैक्शंस की डिवाइड हो रही है, फ्रैक्शंस की डिवाइड आपने सीखी है 7th क्लास में, 49 अपॉन 113 पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहता है और यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और अगला जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाता है, यानी कि नीचे की चीज़ तो ऊपर आ जाएगी और ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी। अब 113 और 113 ऊपर नीचे हैं, ये कट गए यहाँ पे, तो ऊपर में बचा है 49 और नीचे में बचा है 64। बस ये तो कट नहीं रहे आगे, तो यही इसका आंसर हो गया है। ये जो आंसर है ये है फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड पार्ट हम यहाँ कर देते हैं, ये तो बिल्कुल छोटा सा ही है। सेकंड में हमें निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल रखी है ऊपर 7/8, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ 7/8 इसका होल स्क्वायर करना है
तो 7 का स्क्वायर हो गया है 49 और यहाँ 8 8 जार 64 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं वैसे एक्सप्रेशन में, पहले का भी 49/64 ही आया है और दूसरे का भी 49/64 ही आया है। ये इसके सॉल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस। अगर 3 टाइम्स ऑफ cot A 4 के बराबर है तो आपको ये चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन के बराबर आएगा और नॉट, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम दोनों का जो है इवेलुएट कर लेंगे इनके आंसर को। अगर आंसर बराबर आएगा तो हम कह देंगे यस, और अगर आंसर बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। तो शुरुआत करेंगे अपने गिवन से। हमें यहाँ दे रखा है 3 cot A बराबर 4। यहाँ से मैं cot A की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये हो जाएगी 4 और जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा। अब cot होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये टेबल की आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो cot होता है B फॉर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये 4/3 के बराबर। यहाँ से देखने पर हमें पता चल गया कि जो ट्राइंगल होगा उसमें बेस होगा 4 और परपेंडिकुलर होगा 3। अब एक ट्राइंगल तैयार कर लेते हैं और उसमें एंगल ए बनाएंगे हम। ये मैंने कर लिया यहाँ पे ट्राइंगल तैयार। इसमें मेरे को एक एंगल ए चाहिए, बाकी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ। अब देखिए ए के अकॉर्डिंग यहाँ जो बेस होगा वो होगा 4, तो इट मीन्स ये एंगल ए है। तो ए से जो जुड़ी जो साइड होगी वो यहाँ पे बेस होगी, तो यानी यहाँ ये बेस है तो ये वैल्यू 4 के बराबर है। और फिर जो दूसरी वाली साइड है ये वाली एल बना रही है जो, ये 3 होगी। अब ये दोनों तो आ गई हैं, इस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, ये हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें ए सी फाइंड करते हैं। ए सी हाइपोटेन्यूज है तो बाकी की जो 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर और अंडर रूट लगेगा। इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया है 9 और 4 का स्क्वायर हो गया है 16। 9 और 16 का सम हो गया है 25। 25 का स्क्वायर रूट हो गया है 5। तो ये जो वैल्यू है ये 5 आ गई। ठीक है, ये तो काम हमने कर लिया। अब इन क्वेश्चंस के अंदर जो है जब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को इवेलुएट करेंगे उसके लिए मेरे को यहाँ tan की ज़रूरत पड़ रही है, साइन की ज़रूरत पड़ रही है और cos की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन वैल्यूज़ को पहले मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं साइन निकाल लेता हूँ। साइन ए, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर मेरे को यहाँ cos ए की भी ज़रूरत पड़ रही है, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। फिर मेरे को यहाँ इसमें tan की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी मैं निकाल ही लेता हूँ। tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ट्राइंगल में से देखकर हम ये वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं यहाँ पे। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए ए के लिए कर रहे हैं तो ये बी फॉर बेस होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये पी फॉर परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 3/5 ये लिखना है, 3/5। फिर cos है, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 4 और हाइपो है 5, तो ये 4/5 आ गया। फिर है tan, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको जो जो रेशियोज की ज़रूरत पड़ रही होती है ना वो आप शुरू में ही निकाल लिया करो, फिर बस यहाँ से देख कर ना आपको यहाँ पे वैल्यूज़ में फिल करना होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर। एक्सप्रेशन में क्या करेंगे कि पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लूँगा और फिर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए। वैल्यू लगाते हैं तो 1 - tan की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 और इसका स्क्वायर है रेशियो पे तो यहाँ स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ भी मैं यही करूँगा, इसको अपॉन में ना करके ना मैं इसे ऐसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लूँगा, ऐसे हाथ सही चलता है सिंप्लीफिकेशन में। तो 1 प्लस में tan की जगह पर वही 3/4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर लिया।
अब यहाँ 1 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे ये 16 हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में इस तरफ ये 1 हो गया, प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ पर भी ये 16 हो गया और ये ब्रैकेट में। सॉल्व करते हैं, 16 1 जार 16 ऊपर आ गया, -9 एज इट इज, एलसीएम 16। यहाँ पे 16 1 जार 16 हो गया, प्लस में 9 और अपॉन में ये 16 एज एलसीएम आ गया। इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 16 - 9 होता है 7 और अपॉन में ये 16 लिखा हुआ है, फिर आगे डिवाइड है और 16 + 9 होता है 25, ये 25 हो गया, अपॉन में यहाँ 16 लिखा हुआ है। अब ये फ्रैक्शंस की डिवीज़न आ गई है, तो डिवीज़न को हम 7/16, पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, अगले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी नीचे का समान ऊपर लग जाएगा और ऊपर का समान नीचे आ जाएगा। अब 16 और 16 ऊपर नीचे कट गए, यहाँ वैल्यू आई है 7/25। तो ये तो आया है लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। अभी मेरे को राइट हैंड साइड भी तो निकालनी है इसके अंदर, तो मैं यहाँ राइट हैंड साइड निकाल देता हूँ। राइट हैंड साइड को मैं ले लेता हूँ इस तरफ, तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड ये दिखाना था कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू देखिए ये है 4/5, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4/5 और इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू देखिए ये है 3/5, तो ये 3/5 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, 4 का स्क्वायर ऊपर में 16 और नीचे 25 आ गया है, 5 का स्क्वायर, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ गया। दोनों के नीचे 25 सेम है, तो एलसीएम 25 आ गया। 16 - 9 कॉपी कर दिया, 16 में से 9 गया तो 7 आ गया और यहाँ पे ये 7 आ गया। 16 - 9 7 आ गया और ये 25 आ गया। देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी 7/25 ही आया है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 7/25 आया है। तो यहाँ हमारा जवाब यस होगा, क्योंकि जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसके हिसाब से हमको ये लिखना पड़ेगा, यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। एक ABC ट्राइंगल है जिसमें B जो है 90 डिग्री पर है। चलिए पहले ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ये मैंने बनाया ट्राइंगल ABC और राइट एंगल है यहाँ पर B पे। अब A और C में कहीं भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे A लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं C लिख लेता हूँ। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, नंबर 1 में ये एक्सप्रेशन दे रखी है, नंबर 2 में ये एक्सप्रेशन दे रखी है। हमें tan A दे रखा है 1/√3, तो फिर हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इनमें साइन की जरूरत पड़ रही है, कॉस की जरूरत पड़ रही है और वो भी A और C दोनों के लिए जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले इस ट्राइंगल की ना मैं तीनों साइड्स पता कर लेता हूँ। तो मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर tan A बराबर 1/√3। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, देखिए तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, ये बराबर 1/√3 हो गया। यहाँ से कंपेयर करने पर मेरे को पता चल रहा है बेस। सबसे पहले मेरा फोकस बेस पे ही होता है। अब बेस यहाँ ट्राइंगल में कौन सा होगा, जब यहाँ एंगल A की बात हो रही है, ये जो tan A है, एंगल A है ना, तो एंगल A के हिसाब से जो बेस होगा वो A से टच होने वाली साइड होगी, यानी ये जो AB साइड है इसकी लेंथ होगी बेस, तो ये हो गया है √3। तो फिर जो दूसरी वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, ये होगी ये फिगर के अंदर 1। तो ट्राइंगल में दो साइड तो मेरे को इस रेशो से पता चल गई है। अब मैं तीसरी साइड भी फाइंड कर लेता हूँ जो कि है यहाँ पर AC। अब AC फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, तो AC हाइपोटेन्यूज है, तो ये जो दो छोटी साइड्स हैं अंडर रूट के अंदर इनके स्क्वायर का सम हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का होल स्क्वायर। 1 का सम करते हैं तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ गया। अंडर रूट में 1 + 3 4 हो गया और √4 की वैल्यू होती है 2। तो AC की लेंथ भी मेरे को पता चल गई है 2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अपनी एक्सप्रेशंस के ऊपर। एक्सप्रेशंस के ऊपर यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में sin A cos C cos A sin C, sin A है sin C भी है।
और कॉस ए भी है और कॉस सी भी है। तो मैं क्या करता हूँ, ए और सी के लिए साइन और कॉस की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ, फिर एक्सप्रेशन में हम फिल करेंगे। मैं पहले लिखूंगा फॉर ए के लिए, देखिए ए के लिए जो बेस है ये हो जाएगा √3, तो बी फॉर बेस ये हो जाएगा √3 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, तो P फॉर परपेंडिकुलर ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं साइन ए की वैल्यू निकालूंगा और फिर मैं कॉस ए की वैल्यू निकाल लूँगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज P अपॉन में H, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2 है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3 और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2 है। दो वैल्यू तो ये आ गई हैं। इसी तरह से मैं सी के लिए भी ये दोनों चीज़ें निकाल लेता हूँ। तो यहाँ अब हम लिखेंगे फॉर सी के लिए जो बेस हो जाएगा वो क्या होगा, एंगल सी यहाँ पे है, तो सी से जो टच वाली जो साइड है ये, यानी कि जिसकी लेंथ 1 है, ये बेस के बराबर होगी। तो बेस यहाँ 1 हो गया, तो फिर परपेंडिकुलर हो जाएगी ये दूसरी वाली साइड जो कि √3 है, ये यहाँ √3 हो गई। अब यहाँ से साइन सी और कॉस सी निकाल लेते हैं। तो साइन सी और कॉस सी, साइन की रेशियो लिखते हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर है √3, तो √3 हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2 है। यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस यहाँ पे 1 है और हाइपोटेन्यूज फिगर में 2 है। ये 4 ही वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, ये मेरी इन एक्सप्रेशंस में यूज हो रही हैं, इसलिए मैंने इनको शुरू में ही निकाल लिया। अब आते हैं नंबर 1 एक्सप्रेशन के ऊपर। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट में हमें दिखाना है जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी। तो इसे मैं उतार लेता हूँ यहाँ पे, साइन ए इंटू में कॉस सी, बीच में कुछ नहीं यानी कि इनका प्रोडक्ट है, प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी। अब बड़े ध्यान से इनकी वैल्यू हम यहाँ से देख के फिल करेंगे। साइन ए, ये चारों वैल्यूज को देखिए यहाँ पे शीट पे इस तरह से साथ में रखो आप, जगह अगर है तो पर्याप्त। साइन ए है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू में कॉस सी के लिए नीचे आइए, कॉस सी की वैल्यू है यहाँ पर 1/2, तो इंटू में 1/2, फिर बीच में यहाँ प्लस आ गया, फिर है कॉस ए √3/2 इंटू में साइन सी नीचे है, ये है √3/2, तो यहाँ √3/2। अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं। ये 1 1 जार 1 हो गया, नीचे 2 2 जार 4 हो गया, प्लस में √3 इंटू √3 ये 3 हो गया, और यहाँ 2 2 जार ये 4 हो गया। अब एलसीएम इन दोनों का 4 आ गया, और ऊपर 1 + 3 है, तो 1 + 3 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, और अपॉन में ये 4 है, 4 डिवाइड होकर 1 आ गया। तो फर्स्ट का तो आंसर आ गया है 1। इसी तरह से हम सेकंड के लिए काम करेंगे। तो सेकंड एक्सप्रेशन को मैं उतार लेता हूँ दूसरे वाले पेज पे। सेकंड एक्सप्रेशन हमें दे रखी है यहाँ पे, कॉस ए इंटू में, ध्यान से देखते रहना ऊपर से, कॉस ए इंटू कॉस सी, और बीच में माइनस है, फिर साइन ए है, और इंटू में फिर साइन सी है। अब इनकी वैल्यू रखते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा हमको। यहाँ पे आ जाते हैं वैल्यू के लिए शीट पे। कॉस ए है ऊपर, कॉस ए है √3/2 इंटू में कॉस सी है नीचे, कॉस सी है 1/2 इंटू में 1/2, फिर माइनस है, साइन ए है ऊपर, साइन ए है 1/2 इंटू में, फिर साइन सी है, सी नीचे है, साइन का सी यहाँ पे है √3/2, ये √3/2। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। √3 इंटू 1 ये √3 हो गया, और नीचे 2 2 जार ये 4 हो गया, माइनस में √3 इंटू 1 √3 हो गया, और 2 2 जार ये 4 हो गया।
देखिए दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर आ गया है 0। तो इसका आंसर भी हमने फाइंड कर दिया 0। ये इसका हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, एक ट्राइंगल PQR है जिसमें 90 डिग्री का एंगल यानी कि राइट एंगल Q के ऊपर है। तो पहले हम फिगर ही बना लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने बनाए फिगर, राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल यहाँ पे है Q के ऊपर। अब ट्राइंगल का नाम है PQR, तो P और R मैं कहीं भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ। आगे लिखा है कि PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, यानी PR की लेंथ और ये जो QR की लेंथ है ये दोनों मिलकर 25 है। मैं ऐसे दिखा दूं इसको कि इसका सम और इसका सम, दोनों का सम 25 है। एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, और ये जो PQ साइड है तीसरी वाली, ये अकेली 5 सेंटीमीटर है, यानी इन दोनों का सम तो 25 है और इस अकेली का 5 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो फिर आपको ये 3 रेशियोज फाइंड करनी है। ठीक है, ये तीनों रेशियोज हम फाइंड कर देंगे, लेकिन हमें ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ हो क्या रहा है कि हमें एक साइड की वैल्यू तो पूरी पता है, बाकी 2 साइड्स की अकेली अकेली इनकी खुद की वैल्यूज कितनी है वो हमें नहीं है पता। हाँ, इन दोनों का सम हमको पता है, तो इस सम की हेल्प से ही हम ये दोनों साइड्स निकालेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ दोनों का सम 25 दे रखा है ना, तो हमें यहाँ पे इस तरह से गिवन है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं कि PR प्लस में QR ये बराबर 25 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से PR की या फिर QR की अकेली वैल्यू निकालता हूँ तो उसके लिए मेरे को जो दूसरी वाली साइड है वो उधर ले जाके माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन दोनों का सम 25 के बराबर है और लेट सपोज मैं यहाँ से PR की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से PR निकालता हूँ तो ये हो जाएगी 25 माइनस QR। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसा मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो अभी मैंने PR को लिख लिया है 25 माइनस QR, यहाँ लिख लेते हैं इसको 25 माइनस QR। अब देखिए ये जो PR है इसे मैंने QR की फॉर्म में लिख लिया है, और जो QR है ये तो खुद QR की ही फॉर्म में है। तो अभी अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो वहाँ पे QR ही मेरा एक अननोन वेरिएबल होगा। अब हम यहाँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इस ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो है PR, तो सिर्फ PR का स्क्वायर बराबर होगा बाकी की इन 2 साइड के स्क्वायर के बराबर, यानी कि PQ का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब इन तीनों जगह पे मैं वैल्यूज लगा देता हूँ। PR की वैल्यू मैं लगाऊंगा यहाँ से, ये जो मैंने यहाँ पे नंबर 1 निकाला है ये है 25 माइनस में QR, और इसका होल स्क्वायर किया जाएगा। PQ की वैल्यू मेरे को डायरेक्ट 5 दे रखी है, तो यहाँ 5 हो गया, इसका ये स्क्वायर हो गया, प्लस में QR को हम QR ही रखेंगे, ये QR हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो A माइनस बी होल स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, तो A का स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर प्लस में B का स्क्वायर करेंगे यानी QR का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस 2AB होता है, तो ये माइनस ये 2 A की जगह पे 25 और B की जगह पे QR। ये तो हो गया सारा लेफ्ट के लिए। राइट साइड में यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो गया और प्लस में QR का होल स्क्वायर, तो ये QR स्क्वायर ही हो गया। अब जरा लेफ्ट और राइट में देखिए, आपको प्लस QR स्क्वायर दोनों तरफ दिखेगा, तो अगर इस QR स्क्वायर को इधर लाएं या फिर इसको इधर लेके आएं तो माइनस हो जाएगा। मतलब इक्वेशन के अगर दोनों तरफ कोई वैल्यू बिल्कुल सेम लिखी है और उसके साइन भी सेम हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं कट के, तो हम इनको काट देंगे यहाँ से। अब जो बचा है उस पर फोकस कीजिए, एक बार उसको मैं
सॉल्व कर लेता हूँ। 25 का स्क्वायर करेंगे, ये होता है 625। यहाँ -225 QR, ये तीनों प्रोडक्ट में है तो नंबर प्रोडक्ट होके -50 QR हो गया और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 25 बचा है। अब वैल्यू मेरे को यहाँ से QR की चाहिए। अगर मेरे को एक बार QR मिल गया तो उस QR को मैं यहाँ पे रख के ना मैं PR भी फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तो QR मेरे को दिख रहा है इक्वेशन में, तो ये जो -50 QR है इसे मैं इधर ले जाता हूँ तो ये जो इसका कॉफिशिएंट है ना माइनस, ये फिर प्लस में हो जाएगा। तो 50 QR मैं इधर कर लेता हूँ और नंबर को सबको मैं इधर रख लेता हूँ। इधर ऑलरेडी नंबर 625 है और दूसरी तरफ से नंबर इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा। अब लेफ्ट में इनका डिफरेंस करते हैं तो ये 600 आ गया और यहाँ ये बराबर है 50 QR के। अब सिर्फ QR अगर निकालें तो यहाँ मैं सिर्फ QR को छोड़ दूंगा। यहाँ 600 है, QR के पास 50 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ ये डिवाइड में चला जाएगा। 0 से 0 कट गया और 12 पंजे होते हैं 60, यानी 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। तो QR की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 12 आ गई है। सारा जो फोकस है वो इसीलिए था कि हमें बस QR मिल जाए। अब QR आ गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब देखिए PR निकालना तो बहुत आसान है। अब मैं यहाँ पे PR निकाल दूंगा। तो इक्वेशन 1 को लेते हैं। जब हम इक्वेशन 1 हमें दे रखी है PR बराबर 25 माइनस QR, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR की वैल्यू यहाँ हमने निकाल ली है, ये है 12। तो फिर 25 माइनस 12 ये हो गया है 13। तो PR बराबर 13। तो इस बार ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। इससे आगे का तो कोई काम है ही नहीं, उसकी तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। तो फिगर में लिख देते हैं यहाँ पे ये 13। तो ये साइड हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है, ये 12 है और ये यहाँ पे 5 है। अब हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना वो सारी की सारी वैल्यूज़ P एंगल के लिए ही फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये 3 वैल्यूज़ है जो मेरे को फाइंड करनी है। पहले मैं इनको लिख लेता हूँ जल्दी से। साइन P मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कॉस P और फिर मेरे को फाइंड करना है tan P। अब इनकी रेशियो में लिख लेता हूँ जो मंत्र से। साइन होता है P अपॉन में H, ये P अपॉन में H हो गया। कॉस होता है B अपॉन में H, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया। और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। अब आपको बात फिर से समझनी है। यहाँ पे ये सारी जो रेशियोज है ये एंगल P के लिए निकाली जा रही है। तो P एंगल को फिगर में देखिए ये रहा। तो P के अकॉर्डिंग ना जो P से साइड टच है ये बेस होगी। तो यहाँ जो बेस का यूज होगा वो होगा 5 और फिर जो दूसरी साइड है यानी कि ये वाली ये परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे 12 और जहाँ कहीं हाइपोटेन्यूज आएगा वो 13 लिखा जाएगा। तो P अपॉन H यानी कि 12 अपॉन में 13, B अपॉन में H, सॉरी P अपॉन H है ना, हाँ सही है, परपेंडिकुलर P के लिए कर रहे हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर 12 सही लिखा है मैंने। तो B अपॉन में H बेस होगा यहाँ पे 5 और हाइपोटेन्यूज होगा 13। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। बस ये तो लास्ट का काम था, ये तो बिल्कुल ही आसान था। सारी मेहनत इस ट्राइंगल के अंदर जो हमने किया था वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपने बताना है कि कौन इनमें सही है और कौन गलत है और थोड़ा जस्टिफिकेशन भी दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है। अब देखिए tan की रेशियो आपने पढ़ी है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू 4 है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5 होगा। तो tan जो होता है tan जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं परपेंडिकुलर इसको मान लेता हूं तो ये 3 हो गया और बेस इसको मान लेता हूं तो ये 4 हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बेस हो जाए दूसरा वाला, ये वैल्यू चेंज भी तो हो सकती है
कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ पे ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए। ये डिपेंड करता है ए के ऊपर। देखिए अगर बेस में 4 ले रहा हूँ तो इट मीन्स कि ए यहाँ पे होगा। तो जब बेस यहाँ पे बड़ा है तो 4 आ गया और परपेंडिकुलर छोटा होगा। लेकिन अगर ए मैं यहाँ ना लेके ए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो उस केस में बेस जो है ना वो 3 होगा और परपेंडिकुलर फिर 4 होगा। अब आप इन वैल्यूज को खुद ही देखिए, ये जो 3/4 है ये तो ऑफ कोर्स छोटा है 1 से, लेकिन जो 4/3 है ये तो बड़ा हो गया है 1 से, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है। तो हमेशा tan a की जो वैल्यू है वो 1 से कम नहीं होगी, कहीं कहीं पे वो ज़्यादा भी होगी। ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में लिखा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कोई एंगल a है तो वहाँ sec a की वैल्यू जो है 12/5 हो सकती है। अब sec की जो रेशियो है वे देखिए, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। यहाँ sec a बोल रखा है 12/5 और sec जो होता है ये हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है। तो इस वैल्यू को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे बेस छोटा है और हाइपोटेन्यूज बड़ा है, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना ये वाला, ये हमेशा बेस से बड़ा ही होता है। यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है, हाइपोटेन्यूज तो बेस से बड़ा ही है। तो इस केस के जो अंदर आंसर है, सेकेंड पार्ट का जो आंसर है ये तो है ट्रू। और फर्स्ट पार्ट में हमने दिखा दिया कि ये बिल्कुल फॉल्स है, हमेशा जो है वैल्यू 1 से कम नहीं होती है tan a की। रीजन भी मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे। अब थर्ड देखिए, थर्ड कहता है cos a इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। कहता है जो cos a है ना ये एब्रीवेशन है कोसिकेंट की। एब्रीवेशन तो आप समझते हो ना, एब्रीवेशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म। तो cos a, इसे ध्यान से समझना थोड़ा, cos a बराबर कहता है कि ये कोसिकेंट a होता है। तो शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहा है यहाँ पे, एब्रीवेशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म। तो दिखने में तो लग रहा है ना कि यहाँ भी cos लिख रहा है तो यहाँ भी cos लिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए साइन cos, इनकी जो पूरी वैल्यूज होती है ना, वो जैसे साइन हो गया ये कोसाइन होता है। क्या होता है, ये पूरी वैल्यू इसकी कोसाइन होता है। तो ये cos a का मतलब है कोसाइन a, और ये जो कोसिकेंट होता है ये कोसेक होता है, इसे हम शॉर्ट में कोसेक बोल देते हैं। तो कोसेक होता है कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म, ना कि कॉस का शॉर्ट फॉर्म। बात समझ गए? तो कॉस शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का, कोसिकेंट का नहीं होता। तो ये फॉल्स हो गया है। थर्ड पार्ट में यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये कहता है कि जो cot a है ये बराबर cot और इनटू में a होता है, कि cot का प्रोडक्ट a से करेंगे तो cot a होता है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। cot एक रेशियो का नाम होता है और ये एंगल की जो है वैल्यू होती है। तो ये अपने आप में बिल्कुल अलग है, ये तो एक नाम है। यहाँ cot a की जगह cot b, cot c, cot d कुछ भी हो सकता है। यहाँ 45 डिग्री, 30 डिग्री, थीटा कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक रेशियो का नाम है और ये एंगल का नाम है। अगर ये साथ चिपके हुए हैं ना cot a, तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि cot की मल्टीप्लाई a से हो रखी है। तो ये फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब साइन को देखिए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 और साइन हमें पता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिखता हूँ तो यहाँ कंपेयर करने पर मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो तो 3 है और जो परपेंडिकुलर है वो 4 है। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, इनसे इसकी वैल्यू बड़ी होती है। यहाँ कुछ ऐसा दिखा रहा है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू छोटी दिखा रहा है और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे बड़ी दिखा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका जवाब भी होगा फॉल्स। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।